सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण। तो चलिए आइए करते हैं, पाठ से जुड़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने भाषा के आविष्कारों की कहानी जानी। अब आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए आइए, भाषा लिपि क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा, भाषा और लिपियों लिपियों का इतिहास बहुत क्या है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लिपि का अर्थ लिपि का अर्थ है किसी भाषा को लिखने का तरीका। किसी भाषा को लिखने का तरीका। तरीका अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए ध्वनियों को लिखने के लिए जिन जिन चिन्ह का जो भी हम चिन्ह यूज करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किया जाता है जाता है किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जो कि संस्कृत का शब्द है। भाष शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा के प्रमुख उद्देश्य अपने मन की बात या भावों को दूसरों तक पहुंचाना है। आप कैसे अपनी बात पहुंचाते हो? भाषा के थ्रू पहुंचाते हो। भाषा यही तो है, अगर मैं बोल रही हूँ और आप तक आप उसे सुन पा रहे हो। ठीक है। प्रारंभ में मानव ने यह कार्य संकेतों द्वारा तथा चित्र बनाकर किया, जैसे आप देख रहे हैं संकेतों से और चित्र से कर रहे हैं। लेकिन संकेतों के द्वारा बात को समझने व समझाने में कठिनाई हुई। ठीक है, समझ ही नहीं पा रहे थे कुछ लोग। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसने कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया। इन ध्वनि चिन्हों ने मौखिक व लिखित भाषा को जन्म दिया। जैसे अब आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, चित्र के द्वारा, और ये भी संकेत दे रही हैं। ठीक है। भाषा की परिभाषा जानते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप को जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? बोलकर सुनने वाली भाषा। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे दो बालक का आपस में बातचीत करना या भाषण देना, उपदेश देना। ठीक है, उपदेश दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं उनको। अब आती है हमारी लिखित भाषा, जो लिख कर की जाती है। जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं अथवा लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, जैसे समाचार पत्र है, पढ़ते हैं और समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। ठीक है। बात पर करते हैं। कई बार चिन्हों या संकेतों से भी भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। इस भाषा को हम
सांकेतिक भाषा कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों द्वारा ही वाहनों के रुकने जाने का संकेत देते हैं ना, ठीक है। मूक और बधिर लोग संकेतों से ही अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करते हैं। शिशु भी संकेत से ही अपने मन की बात अपनी माता को बताता है, शिशु भी, क्योंकि बोल नहीं पाता, ठीक है। परंतु इस रूप में प्रकट किए गए विचार और भाव अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं, इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण में क्या है, महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रप्रस्थ भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जो देश के अधिकांश समुदायों, समाज के विभिन्न वर्गों और प्रदेशों में बोली जाती है, वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब राजभाषा क्या है? राज प्लस भाषा, जो कार्यालयों में, ऑफिसों में, कामकाज में प्रयोग की जाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है, वह राजभाषा कहलाती है। और संविधान के अनुसार 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे भारत भाषा का मानक रूप। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए शिक्षित जनों तथा विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी, भाषा के जिस रूप को मान्यता दी, वह भारत का भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी का क्या है? मानक रूप है, ठीक है। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, ठीक है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी, हम हिंदी में ही बात करते हैं। तथा विश्व की संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी, ठीक है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे 22 भाषाएं, कौन कौन से? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। अब हम करेंगे बोली और उपभाषा क्या होती है। बोली क्या है? बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्रीय स्थान पर बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी आदि, ठीक है। सीमित क्षेत्र होता है बोली का। अब उपभाषा क्या होती है? बोली के जिस रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोग व्यापक रूप में करते हैं, उसे हम उपभाषा कहते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि, ठीक है। अब बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगी है, ठीक है, बोलियों में नहीं होती। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती है, जैसे अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इसका क्षेत्र भी बड़ा था, ठीक है, अतः यह उपभाषा बन गई। राजस्थान की कई बोलियां जैसे मेवाती, मालवी, ठीक है, मारवाड़ी आदि राजस्थान की है। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब यह भाषा का रूप ले लेता है, ठीक है। अब हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। उपभाषा देखिए, पश्चिमी हिंदी, बोलियां हैं बुलेंदी, कन्नौजी और ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी और खड़ी बोली। अब बुलेंदी की बोली क्षेत्र क्या है? छतरपुर और मध्य प्रदेश। कन्नौज की है, कन्नौज उत्तर प्रदेश। ब्रजभाषा है मथुरा, आगरा और उत्तर प्रदेश में। बांगरू हरियाणवी, रोहतंग हरियाणा। और खड़ी बोली है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, खड़ी बोली है उनकी। अब पूर्वी हिंदी में देखिए, अवधि क्या है? लखनऊ, ठीक है, भेगली रीवा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। कुछ बोलियां और भी है देखिए,
बिहारी हिंदी उपभाषाएं देखिए बोलियां, मगही गया में, मैथिली दरभंगा में बिहार में, भोजपुरी बलिया में, और पहाड़ी हिंदी देखिए अब गढ़वाली, गढ़वाली बोली जाती है टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में, कुमायूनी अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है, और कुल्लुई कुल्लू में बोली जाती है यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब राजस्थानी हिंदी देखिए, जयपुरी जयपुर में, मालवाड़ी जोधपुर में, और बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। निमाड़ी खंडवा, और मालवी उज्जैन, और भीली भीली है राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में, ठीक है। अब हम जानेंगे लिपि क्या होती है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, आप सब जानते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह उच्चारित और लिखित रूप में समांतर रहती है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। मराठी, गुजराती, बिहारी, भोजपुरी में मारवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है, लिपि देवनागरी है, ठीक है। अब साहित्य भाषा को जानते हैं। साहित्य भाषा सामान्यतः पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है, पठन और पाठन की, ठीक है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य के द्वारा ही किसी जाति और वर्ग की जीवंत रूप अभिव्यक्ति करता हुआ उसकी झांकी के रूप में उपस्थित होता है, झांकी के रूप में उपस्थित होता है। जैसे होते हैं ना कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाएं किसी देश की समाज, संस्कृति एवं इतिहास का सचित्र चित्र प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। साहित्य भाषा का अत्यंत महत्व होता ही है, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण जैसे कि हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है व्याकरण, ठीक है, जानते हैं। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होती है। व्याकरण से हमें शुद्ध रूप पता चलता है, ठीक है। इससे भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंगों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। कि जानते हैं परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों का आकार, उच्चारण और उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और शब्द विचार में क्या होता है, व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत शब्द की व्याप्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब वाक्य विचार क्या है, इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संरक्षण और विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ का सार। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं, कौन से, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। बेटा ये अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।